Okay, so this is class number 2 of equity का revision and incremental stuff. So class number 1 में we had done around 3 or 4 case studies, and this is class number 2. Those of you who are doing the live session, can you please confirm whether the audio and the video is fine? Those of you who are doing the live session, can you please confirm whether the audio and the video are fine? Yes, please. Okay, Dhruv Garg is saying yes sir. चलो तो स्टार्ट करते हैं. इक्विटी में आपको याद होगा कि बहुत सारे एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें अपने को बैठा के जाना पड़ता है. इक्विटी इनफैक्ट वो टॉपिक है जिसपे सबसे ज़्यादा एम्बिग्विटी आफ्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो अकॉर्डिंगली आज के क्लास में देयर विल बी अ फ्यू एम्बिगुअस क्वेश्चंस इन अ मल्टीपल चॉइस सेटिंग. यानी एम्बिगुअस क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस में इंस्टीट्यूट कैसे दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एमसीक्यू में तो अपने जैसे चाहे अजम्पशन लिख के कर नहीं सकते. वी हैव टू एग्जैक्टली नो व्हाट द इंस्टीट्यूट इज डूइंग. ठीक है, पहला एक नॉर्मल सम से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एम्बिगुअस की तरफ चलेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. सो मेरे को स्क्रीन दिखाना है. जस्ट 1 सेकेंड. हाउ डू आई गो टू द स्क्रीन? ओके यस, यहाँ पे आ गया स्क्रीन. तो दीज आर द क्वेश्चंस. ओके, K Limited has surplus cash of 80 lakhs. The board decides to distribute 30% of this surplus to shareholders through a share buyback. तो 80 का 30% 24 लाख से शेयर बाईबैक होगा. करंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 8 lakh. करंट EPS इज 4 per share. सो पैट कितना है? 8 into 4 32. Finance manager estimates that the share price after buyback will be 25% higher than the buyback price. क्योंकि बाईबैक गिव्स अ पॉजिटिव सिग्नल टू द मार्केट कि कंपनी खुद का शेयर बाईबैक कर रहा है. सो देयरफॉर बोल रहा है 25% दाम ज़्यादा हो जाएगा जिस भी दाम पे बाईबैक की उसके बाद. द टारगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बाईबैक इज 170 lakhs. अज्यूम नेट इनकम रिमेन्स अनचेंज. तो नेट इनकम क्या था? 8 into 4 32 लाख सेम रहेगा आफ्टर बाईबैक. एंड इग्नोर टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा जिनका किया हुआ है. What is the buyback price per share decided by K Limited? किस दाम पे बाईबैक हो रहा है? So अगर बाईबैक प्राइस को P माने, so the amount used, the number of shares bought back is 24 by P. Because 80 का 30% 24 लाख से बाईबैक करे ना P के दाम पे. P is the buyback price. So number of shares left after buyback is 8 minus 24 by P because 8 lakh shares था और इतना शेयर बाईबैक कर लिए. और बाईबैक के बाद प्राइस हो जाएगा 1.25 P. बोला है 25% हायर हो जाएगा. एंड दिस शुड बी इक्वल टू 170 lakhs. सॉल्व फॉर P. ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्केट कैप. मार्केट कैप 170 lakhs दिया हुआ है. सो वी कैन सॉल्व फॉर P. तो P निकल जाएगा. इन केस आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं भी कैलकुलेटर ले लेता हूँ. वो अलग बात है, मेरे पास CFA वाला कैलकुलेटर आज है. आई डोंट हैव द नॉर्मल कैलकुलेटर. बट आई थिंक तब तक आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए. तो ये क्या होगा? 8 into 1.25 इज व्हाट? 10. तो मेरा आ रहा है 10P माइनस 24 into 1.25 इज व्हाट? 30 इक्वल टू 170. तो 30 वहाँ गया तो P इज इक्वल टू 200/10. 20 आ रहा है मेरा आंसर. मेरा तो आंसर 20 आ रहा है.
माई आंसर इज कमिंग टू 20, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी शेयर्स विल बी बॉट बैक? तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इज 24 डिवाइडेड बाय 20। 24 लाख का बाईबैक कर रहे हैं ना 20 के भाव पे, 24 बाई 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक कितना हो गया? 1.2 लाख शेयर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ईपीएस आफ्टर बाईबैक? अगर अपने 1.2 लाख शेयर्स बाईबैक कर लिए तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बचा? नंबर ऑफ शेयर्स बचा 8 माइनस 1.2, 6.8 लाख शेयर्स, और अपना 8 इंटू 4 32 लाख का, 8 इंटू 4 ना, ईपीएस क्या था मैं भूल गया, ईपीएस था 4 या 32 लाख का पैट था, और पैट सेम रहेगा, तो 32 डिवाइड बाई 6.8, 32 डिवाइड बाई 6.8, ओके, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ? 8 माइनस 1.2, तो पैट सेम रहेगा, 32 डिवाइड बाई 6.8, 32 डिवाइड बाय 6.8, पहली बार कैलसी टच करना पड़ा मेरे को, तो 4.7059, 4.71, ओके, ये ईपीएस होगा। ईपीएस तो बाईबैक के बाद बढ़ता ही है। शेयर प्राइस आफ्टर बाईबैक, शेयर प्राइस आफ्टर बाईबैक विल बी, जो बाईबैक प्राइस था 20, उससे 25% ऊपर, तो 20 से 25% ऊपर क्या हुआ? 25, 20 से 25% ऊपर इज 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माने मल्टीपल चॉइस वाले वर्ल्ड में कितना रिदम आता है एएफएम के सम्स में, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, केस सिनेरियो नंबर 2, MNR's income statement for the current year reports net income after tax of 50 crores. Capital structure at year end is as follows. डेट दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल दिया हुआ है, तो ऊपर पैट दिया हुआ था, नीचे इन्वेस्टेड कैपिटल है। एसेट बीटा ऑफ MNR इज 1.11, एसेट बीटा। रिस्क फ्री रेट इज 8.5%, RM इज 9%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%। अज्यूम डेट इज फेयरली प्राइस, तो डेट का जो 80 करोड़ है वो उसका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी है, एंड द कूपन इक्वल्स द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, 11% इज द प्री टैक्स KD। Based on this information, answer the following questions. पहला, इक्विटी बीटा, it is too easy. Okay, it is too easy. इक्विटी बीटा पूछा है, लीवर्ड बीटा, इस पर लेवरेज चढ़ाना है, तो इक्विटी बीटा इज इक्वल टू एसेट बीटा, इस पर लेवरेज चढ़ाना है, इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी, ये करना है। तो ये था अपना 1.11 ब्रैकेट 1 प्लस डेट कितना है 80, इक्विटी कितना है, इक्विटी 250, कितना बेवकूफ़ी का बात है, चला के बोला डेट इज फेयरली प्राइस्ड, ठीक है, तो फिर इक्विटी का शेयर का दाम बताता, जिससे अपने डेट इक्विटी में मार्केट वैल्यू लेते ना, पर लिए तो इक्विटी का बुक वैल्यू ही है, तो होशियारी मारने में फर्स्ट है ये लोग, पता नहीं कहाँ से कॉपी करते हैं। इंटू 0.7, यस तनुश्री, गुड इवनिंग, प्लीज ज्वाइन अस। सो 80 डिवाइड बाई 250 इंटू 0.7, 80 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 250, ये जो आया पोस्ट टैक्स डेट इक्विटी प्लस 1, ये जो आया इंटू 1.11, मैं साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 1.3586, इट्स कमिंग टू 1.3586 आ रहा है, 1.3586। ध्रुव का भी वही आ रहा है, ध्रुव तनुश्री, ठीक है ना, 1.3586, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। Question number 2, using CAPM, what is the cost of equity? RF plus RM minus RF into beta. So RM minus RF क्या, 9 minus 8.5, 0.5, तो 0.5 into 1.3586, ओके, वो मार्केट रिस्क प्रीमियम था, रॉन्ग कर दिया मैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF था, मैंने इसको RM बोल दिया था, आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली, ये RM माइनस RF है। So 9 into 1.3586 plus 8.5, 9 into 1.3586 जो आया प्लस 8.5 इक्वल टू मेरा 20.72 आ रहा है, 20.72, ओके, 9 इंटू बीटा, 9 क्या हुआ, RM माइनस RF इंटू बीटा, तो 9 इंटू 1.3586 प्लस 8.5, आई एम गेटिंग 20.73, 20.73, 20.73, ऑप्शन नंबर बी, 2 का बी,
ध्रुव इज गेटिंग 20.74, ठीक है ना, 20.74. व्हाट इज द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जस्ट वेटेड एवरेज, कुछ है ही नहीं उसमें. तो WDKD प्लस WEKE, दिस इज 80 डिवाइड बाय 330 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इज 11 का पोस्ट टैक्स प्लस 250 डिवाइड बाय 330 इंटू अभी जो आया था, क्या आया था, 20.74. ये आया था अपना 20.74. आई होप मैंने डेट और इक्विटी का ठीक अमाउंट लिखा है. यस तनुश्री, इट्स ओके. 20.74 अप्रॉक्स आंसर था. 80 by 330 is the weight of debt into the post tax cost of debt, 11 का post tax plus 250 by 330 is the weight of equity into the cost of equity. Can you calculate or should I calculate? Let's see. This is coming to 7.7 into 80 plus 20.74 into 250 equal to जो आया divide by 330, 17.58. This is coming to 17.58% यानी 17.6%. 17.6% तनुश्री का आ गया है. 17.6% weighted average. What is the economic value added? The economic value added is NOPAT minus capital charge, NOPAT minus KC into invested capital. NOPAT is EBIT into 1 minus T. अपने को PAT दिया हुआ था. What was the PAT? The PAT was 50 crores. PAT से NOPAT दो तरह से निकाल सकते हैं. PAT से NOPAT दो तरह से निकाल सकते हैं. एक तो PAT को PBT कर दो, तो डिवाइड बाय 0.7 करो, 50 बाय 0.7 और प्लस इंटरेस्ट क्या, 11% ऑफ 80. 50 बाय 0.7 प्लस 11% ऑफ 80, वो जो आया उसका पोस्ट टैक्स इंटू 0.7, वो नो पैट आ जाएगा. सब पैट को PBT कर दिए, पैट डिवाइडेड बाय 0.7, वो जो PBT आया उस पर इंटरेस्ट 11% ऑफ 80 ऐड कर दिए, EBIT आ गया, और वो EBIT को इंटू 0.7 कर दिए तो नो पैट आ गया. और उससे बेटर तरीका होता है पैट प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इज नो पैट. पैट प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, तो 11% ऑफ 80 क्या होता है, 8.8. 8.8 into 0.7, I am doing it shortcut. 8.8 into 0.7 पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट 6.16, उसको ऐड कर रहे हैं 50 में, 56.16 मेरा पैट नो पैट आ रहा है. 56.16 मेरा नो पैट आ रहा है. ओके, कुछ तो एक्स्ट्रा सीखते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा को अपना एसेट बनाना चाहिए कि आप नो पैट निकाल सकते हो. नो पैट इज इक्वल टू पैट से इस पर इंटरेस्ट लेस किया हुआ है प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट. ठीक है, कंसेप्चुअल है, ये लर्न करने का चीज़ नहीं है. किससे नो पैट भी आफ्टर टैक्स है, पैट भी आफ्टर टैक्स है, तो क्यों पैट को आप बिफोर टैक्स कर रहे हैं? आप पैट को पैट ही छोड़िए, केवल इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स ऐड कर दीजिए. तो 56.16 इज द नो पैट. इन्वेस्टेड कैपिटल वाज 330 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने 17.6% निकाला. सो इफ यू गो टू दैट, तो वी आर गेटिंग द फिगर्स आर 56.16 minus 0.176 into 330. Okay, 56.16 minus 0.176 into 330. What are we getting? कितना आ रहा है? Yes, please. What is the answer? 0.176 into 330 is 58.08. So 56.16 minus 58.08 is a negative amount, negative 1 point something. negative 1.92. तो लगता है आंसर अप्रॉक्स में 0 होगा. negative 1.92 आ रहा है, ऑप्शन है नहीं, तो they must have taken 0. negative 1.92 lakhs approximately equal to 0. तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर. लेट्स चेक इट आउट. 4 का बी, इज इट 4 का ए? क्यों, ए क्या था? ए था 185 लैक्स, वो तो नहीं आ रहा है. ये फिगर्स तो लैक्स में थे आई सपोज. वो फिगर्स करोड़ में थे, रॉन्ग हो गया.
रॉन्ग हो गया, गलती हो जाता, आई एम सो सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया। तो बी वेरी केयरफुल। ये जो आंसर आया था ये करोड़ आया था, -1.92 करोड़, विच इज -192 lakhs। तो इसका अप्रॉक्स क्या हुआ, -185 lakhs। फिगर्स करोड़ में थे, ओके, -185 lakhs, -1.92 करोड़ आया, तो -1.92 करोड़ जो है -192 lakhs यानी 185 lakhs नेगेटिव। सर आपसे ये मिस्टेक कैसे हो जाता है, बिकॉज मैं क्वेश्चन देख के पढ़ाने नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट आफ्टर लुकिंग एट द आंसर्स। वो करना पड़ा तो आई थिंक त्यागना पड़ेगा अपना शरीर। ओके, -185 lakhs इज द अप्रॉक्स आंसर। इस क्वेश्चन में सर कोई एम्बिग्विटी था क्या? नहीं था, कोई एम्बिग्विटी नहीं था। थर्ड वाले में आते हैं। ABC Limited, a diversified business group, is planning to sell its wholly owned subsidiary KLM Limited. Another large company, XYZ Limited, is interested in acquiring KLM. ठीक है ना? तो ABC का डिवीजन है KLM और वो उसको सेल कर रहा है टू XYZ इज द एक्वायरर। तो डिवीजन का सेल हो रहा है। ये सम था आपने नॉर्मल में। XYZ expects that after acquisition, KLM का annual earnings will rise by 10%, ignoring any further synergies. तो 10% तो तुरंत बढ़ जाएगा और उसके अलावा कुछ और भी होगा लग रहा है। Additional information, ignoring other synergies. KLM's profit after tax for the latest year 10 करोड़। तो 10 करोड़ 10% बढ़ जाएगा, 11 करोड़ हो जाएगा। KLM's after tax profit expected to grow at 7% for the foreseeable future. तो 11 करोड़ into 1.07, ओके, 10 का 10% तो तुरंत into 1.07। ये अपना पैट होने वाला 1 साल बाद, आफ्टर द मर्जर, आफ्टर द एक्विजिशन। एस्टिमेटेड पोस्ट टैक्स मार्केट रिटर्न, ये पोस्ट टैक्स मार्केट रिटर्न का मतलब ही क्या होता है नहीं पता, बोलना चाह रहा है RM, RF इज 4, कॉर्पोरेट टैक्स 30%, अप्रॉक्सी कंपनी, प्रॉक्सी कंपनी किससे, जो होली ओन्ड सब्सिडरी है KLM, उसका प्रॉक्सी कंपनी इन द सेम लाइन एज KLM हैज़ एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.1, उसको डी लेवरेज करेंगे, डेट इक्विटी 1:4, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, पी रेशियो 12, डेट बीटा 0, डेट बीटा तो 0 मानते ही है ज़्यादातर। तो अकॉर्डिंगली ये जो इक्विटी बीटा है उसको अपने डी लेवरेज करेंगे और डी लेवरेज करके जो KLM का पॉइंट नंबर 6 पे बोला है, KLM is expected to maintain the same gearing level as ABC, whose debt equity ratio is 1:3। तो रीलेवरेज याद होगा, डी लेवरेज और रीलेवरेज, ये कौन भूल सकता है। जो सिमिलर कंपनी है प्रॉक्सी कंपनी, उसका 1.1 में से हटाना है, तो बीटा U इक्वल टू बीटा L डिवाइड बाय 1 प्लस डेट इक्विटी इंटू 1 माइनस टी, हटा रहे हैं। सो 1.1 में से डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25, बिकॉज 1:4 मीन्स 0.25 इंटू टैक्स रेट 30% था 0.7, देखो 0.25 इंटू 0.7, नीचे से स्टार्ट किया, जो आया +1 इक्वल टू जो आया उसको मेमोरी में डाल दिया, मेमोरी में डालने के बाद 1.1 डिवाइडेड बाय मेमोरी, तो 0.9362, ये अनलीवर्ड बीटा आ रहा है 0.9362। अगर KLM में कोई डेट नहीं होता तो, पर KLM 1:3 यूज़ करने वाला है, सो बीटा लेवरेज फॉर KLM विल बी 0.9362। अब इसको री लेवरेज करना है इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी इज व्हाट 1:3, ओके 1/3 लिख रहा हूँ, 1:3 इंटू 0.7, ठीक है। सो 0.7 डिवाइडेड बाय 3 जो आया +1 इक्वल टू जो आया इंटू 0.9362 इक्वल टू 1.1546, दिस इज 1.1546, ओके, दिस इज 1.1546, किसी का 4 आ रहा है, दैट्स ओके, 1.1546 KLM का बीटा होना चाहिए। और RF दिया हुआ था, RF वॉज वॉट 4%, RM वॉज 10%, तो KE आ जाएगा 4%, 10% तो KE आ जाएगा, तो KE इज इक्वल टू 4 + 10 - 4 इंटू 1.1546, 4 + 10 - 4 इंटू 1.1546।
दिस इज 10.93% KE हो गया, 10.93% KE हो गया, KE 10.93%, ठीक है ना। इसका ये तो क्वेश्चन पूछा होगा, एक मिनट सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द प्रॉक्सी कंपनी व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मेरा आ रहा है 10.93%, यानी क्लोजेस्ट ऑप्शन 10.96%, ऑप्शन नंबर ए क्लोजेस्ट ऑप्शन। यस साध्या वेलकम, 10.96%, ऑप्शन नंबर ए, लेट्स सी, यस ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द पी रेशियो ऑफ द प्रॉक्सी कंपनी, 12 था, व्हाट इज द प्री सिनर्जी इक्विटी वैल्यू ऑफ KLM बेस्ड ऑन करंट अर्निंग ऑफ 10 करोड़। तो 12 इंटू 10 120, मजाक कर रहे हैं। पी रेशियो इंटू पैट, खुद ही बोल रहा है प्री सिनर्जी, तो 10 करोड़ वाला अर्निंग यूज करना है। ये इतना क्लियरली क्यों बोल रहा है जानते हो? बिकॉज मल्टीपल चॉइस है, इसलिए चाहता है कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। 10 इंटू 12 120 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विद अ 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7%, एंड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम MCQ 1, जो अपना 10.93 या 96 आया था ये लोग का, ठीक है। व्हाट इज द पोस्ट सिनर्जी वैल्यू ऑफ KLM आफ्टर द 10% इंक्रीज इन अर्निंग, कैसे हेल्प कर रहा है? बोल रहा है अर्निंग को 10% और 7% दोनों से बढ़ाना, माने कोई आदमी चाह के भी रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है। जो पैट है ना, पैट 1, वो हो गया 10 इंटू 1.1 इंटू 1.07, व्हाट इज इट? दिस इज 11.77, ये अपना पैट होने वाला है नेक्स्ट ईयर। और जो D1 है वो होने वाला है इसका 50%, ओके। D1 है इसका 50%, विच इज 5.885। तो इन दैट केस जो वैल्यू होने वाला है पोस्ट सिनर्जी वैल्यू वुड बी D1 by RE minus G. So D1 is 5.885, RE was क्या था RE? 10.96 लिए थे, अपना 93 आया था, 0.1096 माइनस 0.07, तो 5.885 डिवाइड बाय 0.0396, तो ध्रुव का 148.61 आ रहा है, ध्रुव का 148.61 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। D1 by RE minus G. What for 148.61? Question 4. ABC Limited has a market P ratio of 13. If investors value KLM's earnings on the basis of ABC, कि अब ABC का P ratio को लेके उसको वैल्यू करो, what is the implied market value of KLM as a part of ABC based on current earning of 10 करोड़? 13 into 10 130, पूरा मजाक चल रहा है। आई थिंक दिस इज CA फाउंडेशन से भी इजी, अगर ऐसा कर रहा है तो 130 करोड़। केस सिनेरियो 4, अब ये एम्बिगुअस क्वेश्चन चालू हो गया। केस सिनेरियो 4 और केस सिनेरियो 5 एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ओके। एम्बिगुअस क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इज ऑन उसके ऊपर यील्ड कैपिटलाइजेशन अप्रोच, एकदम लास्ट में था इक्विटी में अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन, उसमें था वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड द होल इनटू par value, face value of the share, actual yield by expected yield into par value of the share। रिवाइज करवा रहा हूँ, अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन में सबसे खराब अप्रोच था कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड इनटू पार वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड इनटू पार वैल्यू बाय एक्सपेक्टेड यील्ड। स्टुपिडिटी, हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी। एक्सपेक्टेड यील्ड जो है ना वो क्या होगा, जो बाजार में आ रही है, बाजार में आ रही प्लस माइनस एडजस्टमेंट। अगर ये कंपनी घटिया है तो ऐड करना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, और अगर ये कंपनी बढ़िया है तो लेस करना पड़ेगा बिकॉज लोगों को कमती रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए।
और जो एक्चुअल यील्ड है वो बेस्ड होगा सम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड का सम परसेंटेज एंड रिटेन्ड अर्निंग का सम परसेंटेज। पूरा रिटर्न तो वाला क्वेश्चन था, पर कोई नहीं करके जाए और एग्जाम में आ जाए तब तो दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 600, नीचे में रिजर्व 240, तो 840 का अपने पास नेटवर्थ है 840। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6%, डिविडेंड निकल गया 24, 9% डिवेंचर्स 480, डिवेंचर का इंटरेस्ट निकल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी पैट, सिंपल बोल देते ना, ओ सॉरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 240 लाख, तो पैट निकाल सकते हैं। 240 में से डिवेंचर इंटरेस्ट लेस होगा, PBT आ गया, उसको पोस्ट टैक्स करेंगे 0.7, पैट आ गया। और अगर अपने को बाई चांस इक्विटी अर्निंग निकालना पड़ा, जिसको आप लोग नाटेश या पाफेश क्या बोलते थे, तो इन दैट केस प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे अगर निकालना पड़ा तो। डिवेंचर इंटरेस्ट 9% ऊपर दे दिया था, फिर से हेल्प कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड 6% ऊपर दे दिया था, फिर से हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। फिर नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपेरेबल कंपनी 7.2% बेस्ड ऑन, मैंने बोला था ये नॉर्मल रिटर्न जो है उसको प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो ऑफ एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो इंटरेस्ट पे करना है, फिक्स्ड डिविडेंड पे करना है, वो दोनों नीचे आएगा और पैट प्लस इंटरेस्ट ऊपर आएगा। अगर वो 3 टाइम्स से कम आता है तो खराब है, तो उस केस में RE में कुछ ऐड होगा, और अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा आता है तो बढ़िया है, तो RE में लेस होगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो दैट इज डेट इक्विटी रेशियो ही होता है, पर डेट में प्रेफरेंस भी लेते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब डेट इक्विटी रेशियो, जहाँ डेट के अंदर प्रेफरेंस भी लेते हैं। तो डेट प्रेफरेंस डिविडेंड कैपिटल गियरिंग रेशियो फिक्स चार्ज फंड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज 0.5625, तो 0.5625 से ज़्यादा अगर हुआ तो रिस्की कंपनी है, तो RE में ऐड होगा, और अगर कम हुआ तो लेस रिस्की कंपनी, RE में लेस होगा। Yield on equity is 50% of profit distributed as equity dividend plus 5% on undistributed profit, इससे अपना एक्चुअल यील्ड आएगा, एक्चुअल यील्ड। सनराइज लिमिटेड पेज एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 6% रेगुलरली, तो इक्विटी क्या था 600, 600 का 6%, 600 का 6%, 36 लाख का इक्विटी डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। रिस्क प्रीमियम एडजस्टमेंट कंपेयर्ड टू सिमिलर कंपनीज आर 1% for every one-time difference in the interest and fixed dividend coverage and 2% for every one-time difference in the capital gearing ratio. Using this information, answer the following question. तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले वो रिटेन्ड अर्निंग ये सब निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। स्टेप 1, मैंने स्टेप 1 तो रिटन क्वेश्चन नहीं है, बट मैं एक बार रिटन के हिसाब से कर रहा हूँ। EBIT है, लेस इंटरेस्ट, PAT at 70%, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आ जाएगा आपका पाफेश, लेस इक्विटी डिविडेंड, तो ये आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक्चुअल यील्ड निकालने में, समझ गए। EBIT में से इंटरेस्ट लेस तो पैट आएगा, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस तो पाफेश आएगा, लेस इक्विटी डिविडेंड तो रिटेन्ड अर्निंग आएगा। ध्रुव का आंसर भी आ गया। तो ध्रुव, अगर तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो फिगर्स दिखाने में और तुम्हारा आंसर भी आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन किया हुआ है या तुम क्वेश्चन को लेके बैठे हो, बिकॉज आई एम श्योर तुम्हारा आंसर एक ऑप्शन से मैच भी किया होगा। कोई चीज़ 83.76 तुमने बोला है, नहीं कुछ मैच नहीं करा, पता नहीं। RE बोल रहा है 83.76 RE होगा, RE तो एक परसेंटेज होता है, 8.376 बाई चांस हो सकता था, गॉड नोस। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन ध्रुव इन टू वॉट यू आर सेइंग, मेरे को इम्प्रेस करे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। या सो अपना EBIT 240 था, डिवेंचर का इंटरेस्ट क्या आ रहा है 9% ऑफ 480, 480 का 9%, 480 इंटू 0.09 विच इज़ 43.2, 43.2, I forgot EBIT 240 था और 43.2, 240 माइनस 43.2, ये जो आया उसका 70% पैट होगा। तो पैट आ गया 137.76, 137.76। प्रेफरेंस डिविडेंड 24 था, तो 137.76 माइनस 24, 113.76
76। इक्विटी डिविडेंड 6% ऑफ क्या था, 6% ऑफ 600, 36 था। इक्विटी डिविडेंड इज 36, तो दिस माइनस 36 इक्वल टू 77.76। 77.76 आ रहा है, ध्रुव का 83.76 आ रहा था। मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या? इट इज़ पॉसिबल, हर बड़ी में मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। आप लोग चेक कर लो एक बार प्लीज़। EBIT 240 था, यस दिया हुआ है। इंटरेस्ट जो है 9% ऑफ 480, तो 10% 48 होता है, तो 9% 43.2 ठीक है। पैट 240 में से 43.2 गया, एक बार 200 मान लेते, 200 इंटू 70% क्या होता है 140, उससे कम है, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड था 300 का 6%, 6 थी 18, रॉन्ग बोला मैंने, 18 है, रॉन्ग कर दिया मैंने, ओके रॉन्ग है मेरा, 18 होगा ये, तो आई हैव डन सम मिस्टेक, ओके एक मिनट, आई हैव डन सम मिस्टेक। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है 18 होगा, 18, सो 137.76 माइनस 18 इक्वल टू 119.76, 119.76 लेस इक्विटी डिविडेंड 36, लेस 36 इक्वल टू 83.76। ध्रुव का करेक्ट था, तो रिटेन्ड अर्निंग इज 83.76, ठीक है, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड 6% ऑफ 300, 18 आ रहा है, मैंने 24 ले लिया था। 83.76 ध्रुव का करेक्ट था, ठीक है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग का अपने को 5% बोला लेने और डिविडेंड का 50% बोला लेने, वो एक्चुअल यील्ड होगा। तो 50% ऑफ 36 इज व्हाट 18 एंड 5% ऑफ 83.76 इज 4.18, 4.188, तो 18 प्लस 4.188, 22.188 इज द एक्चुअल यील्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। परसेंटेज में इसको निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ द शेयर कैपिटल, 600 का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ द शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 600 इंटू 100, डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो 22.188, 22.188 डिवाइड बाय 600, 22.188 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 इक्वल टू 3.69, 3.69। चेक करें 600 का निकालते हैं क्या, मेरे को तो 600 याद है, कंसेप्ट नहीं याद है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ याद है वहाँ पे आई कैन मेक अ मिस्टेक। एक्चुअल यील्ड चेक कर रहा हूँ क्या है, पैट 137.76, वो सब ठीक है, पूछा होगा। एक्चुअल यील्ड 3.7, हाँ 3.7% एक्चुअल यील्ड है, सही आया है, तो 3.7% एक्चुअल यील्ड है, 3.7, इसमें पैट निकल चुका है, शायद मल्टीपल चॉइस में पूछा है, और 3.7% एक्चुअल यील्ड है। अब उसके बाद अपने को एक्सपेक्टेड यील्ड निकालना है, एक्सपेक्टेड यील्ड। तो बाजार में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, बाजार में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7.2 था, बट एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट डिविडेंड कवरेज का और उसका, तो इंटरेस्ट प्लस फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट अपना आया था, अभी इंटरेस्ट क्या आया था, इंटरेस्ट आया था अपना 43.2 और डिविडेंड आया था 18, सो 43.2 प्लस 18 नीचे, ऊपर में पैट जो कि 137.76 और प्लस इंटरेस्ट 43.2, पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आ रहा है 43.2 प्लस 18, इन दोनों को कवर करना है, ये मैं मेमोरी में डाल दिया, और 137.76 प्लस 43.2, ओके, इससे कवर करना है 180.96 डिवाइड बाय जो मेमोरी में डाला था इक्वल टू 2.96 आ रहा है, दिस इज 2.96, तो कवरेज रेशियो इज 2.96, इट इज लेस देन 3, तो अकॉर्डिंगली RE में ऐड होगा। ये जो एक्सपेक्टेड यील्ड है क्या था, एक्सपेक्टेड यील्ड था सिमिलर कंपनीज का, जो एक्सपेक्टेड यील्ड है वो क्या था 7.2, तो 7.2 में ऐड होगा प्लस 0.04 ऐड होगा 0.04, बिकॉज वन टाइम बोला था
तो 3 माइनस 2.96 इंटू 1.04 ऐड होगा बिकॉज खराब कंपनी है। नेक्स्ट वाला जो है वो है कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो अपना 300 प्लस 480 विच इज 780, 780 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड क्या है 840, 300 प्लस 480 780, 780 डिवाइड बाय 840 इक्वल टू 0.9286, 0.9286 है, तो यानी कि डेट तो ज़्यादा है, होना चाहिए 0.5625, 0.9286 है, तो बोला इसके लिए डबल ऐड करना है, डबल एडजस्टमेंट ऐड होगा, डबल एडजस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे जो ऐड होगा दैट इज 0.9286 माइनस क्या था, माइनस 0.5625, माइनस 0.5625 इंटू 2, डबल ऐड करने बोला है, तो माइनस 0.5625 जो आया इंटू 2 इक्वल टू 0.7321, 0.73 ऐड करने, तो ऐड किए तो ये आ गया 7.2 प्लस 0.04 एंड प्लस 0.73 इक्वल टू 7.97% इज द expected yield or required rate of return, 7.97% expected yield or required rate of return, adjustment 2 times बोला था for the second one, ठीक है। तो उस केस में अब वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो गया, एक्चुअल यील्ड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पार वैल्यू ऑफ द शेयर, तो एक्चुअल यील्ड क्या निकला था 3.7%, 3.7 डिवाइड बाय 7.97 द होल इनटू 100, 3.7 डिवाइड बाय 7.97, 3.7 divided by 7.97 the whole into 100 equal to 46.42, 46.42, 46.42, तो 46.42 जो है शेयर का दाम 46.40, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आंसर्स हो गया होगा अंदर ही अंदर, जो पूछा है कैपिटल गियरिंग और ये सब हो गए, ठीक है। दिस वाज केस स्टडी नंबर 4। इससे मेरे को इतना ख़राब लगा, आई कांट एक्सप्लेन। केस स्टडी 3 तक सब सही था, केस स्टडी 4 में कैसे रट के करवा रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो केस स्टडी 5 जो है मैं करवाऊंगा नहीं, आप लोग से शेयर करूंगा, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, यानी कि शीट में शेयर रहेगा केस स्टडी 5। ओके, ये वाले सब में भी एम्बिग्विटी, आई विल नॉट सफ़र दिस। ओके, यू हैव टू डू दिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में दे सकता है, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में दे सकता है, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो केस स्टडी 5 आप खुद करोगे। ओके, तो वंस अगेन अपने को करीब 40 मिनट्स लगाए ये कंप्लीट करने में। वी हैव टेकन अराउंड 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस एंड दीज आर गुड थिंग्स बिकॉज 40 मिनट्स में 5 केस स्टडी हो जाता है, और कोई अगर वीडियो वॉच कर रहा है तो शायद वो 30 मिनट्स में कर रहा होगा, व्हाटएवर, तो इट्स गुड, आपका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है ना। होप प्रेपरेशंस आर गोइंग वेल, बढ़िया से पढ़ते रहो। AFM में 100/100 बहुत आसान हो गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल चॉइस, टाइम भी बच जाता है फॉर द मेन पार्ट, ठीक है ना। सो सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में करके रिदम में लाओ। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट वीक फॉर अनदर क्लास ऑफ इक्विटी। बाय।